अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका का मशहूर अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने एक रिपोर्ट शाया करके बताया है कि इस जंग में रोज़ाना इसराइल का कितना नुकसान हो रहा है, और अगर ये जंग लंबी चलती रही तो इसराइल दिवालिया हो जाएगा। इसराइल की इकनॉमी का, उसकी मैशत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके अलावा अल जज़ीरा ने भी एक तज्ज़िया शाया किया है जिसमें ये बताया है कि अगर जंग लंबी चलेगी तो नुकसान में इसराइल होगा, ईरान का नुकसान नहीं होगा, बल्कि जंग जितनी लंबी चलेगी ईरान के बर्दाश्त की सलाहियत उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए पूरी कोशिश इसराइल की यही है कि फौरी तौर पर एक ताकतवर हमला हो, पूरी क़ुव्वत के साथ ईरान पर हमला हो और एक हफ्ते में ही इस जंग का नतीजा निकल जाए। और ईरान लगातार इसराइल को फंसा रहा है और इसराइल के लिए अब भागना इस जंग से मुश्किल हो गया है। उधर अमेरिका से पूरी उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका ने डायरेक्ट आने का अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया है। हालांकि आसार ऐसे ज़रूर बता रहे हैं कि आज नहीं तो कल अमेरिका ज़रूर इस जंग में दाखिल हो जाएगा, या कम अज़ कम अमेरिका ईरान को धमका रहा है। अमेरिका का जो भी फ़ौजी अड्डा है मिडिल ईस्ट में, वहाँ अमेरिका ने अपनी आर्मी को, अपने जंगी जहाज़ को एक्टिव करना शुरू कर दिया है, भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका का तीसरा बहरी बेड़ा भी, यानी उसकी जो आर्मी है, नेवी, वो उसका जो तीसरा जहाज़ है वो भी मिडिल ईस्ट में पहुंच गया है। इसके बावजूद ईरान पर कोई नफसियाती दबाव नहीं बन रहा है। ईरान लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और ईरान की तरफ से कहा जा रहा है हमारे पास मिसाइलों का इतना ज़ख़ीरा मौजूद है कि हम कई साल तक इसराइल पर मिसाइल को बरसाते रहेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कि अल जज़ीरा और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ बताया है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है और इसका जो टाइटल ही लिखा गया है, इज़राइल्स वार ऑन ईरान इज़ कॉस्टिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स अ डे, यानी पर डे हज़ारों मिलियन डॉलर का खर्च हो रहा है इसराइल का, और अगर ये जंग इसी तरह चलती रही तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। गज़ा पट्टी पर पिछले 22 महीनों से इसराइल का जो हमला जारी है उसकी वजह से ऑलरेडी इसराइल की मैशत का नुकसान हो चुका है, जीडीपी का नुकसान हो चुका है और अब और बड़ा नुकसान होगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इसराइल को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जितना नुकसान होता है अमेरिका उसको दे देता है। अमेरिका की मैशत पर, वर्ल्ड बैंक पर और अमेरिका के पूरे सियासी निज़ाम में यहूदियों का, सहयूनी लॉबी का इतना मजबूत कंट्रोल है कि लोग पानी की तरह पैसा को बहा देते हैं और फिर अमेरिका की सरकार दुनिया के दूसरे देशों से पैसा लूट कर, दूसरे देशों को हथियार बेचकर वो जो पैसा आता है अमेरिका के पास, वो इसराइल को दिया जाता है मुसलमानों का खून बहाने के लिए, मुसलमानों के कत्लेआम के लिए, फ़लस्तीनियों का खून बहाने के लिए। बहरहाल द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो अपनी रिपोर्ट में तज्ज़िया किया है कि किस तरह खर्च हो रहा है, तो वो देखिए। मिसाइल डिफेंस कोस्ट, इसराइल का जो सबसे ताकतवर हथियार है या जिस बात पर इसराइल को गुरूर है वो ये कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है। हमेशा कहा जाता रहा है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई परिंदा भी उसकी सरहदों में पर नहीं मार सकता है, कोई जानवर भी वहाँ नहीं जा सकता है, कोई भी उड़कर वहाँ नहीं पहुँच सकता है, ये हमेशा कहा गया। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को ही हमास ने, अल क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल के इस दावे को गलत साबित कर दिया था और पूरी दुनिया में आयरन डोम की और इसराइल के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ गई थी। और अब ईरान ने मिसाइल से इसराइल पर जो हमला करना शुरू किया है, तो अब तो पूरी दुनिया कह रही है कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा हो चुका है, किसी काबिल नहीं रहा। बहरहाल जो दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस की सिस्टम कहा जाता है इसराइल का, जो आयरन डोम भी है, एरो सिस्टम भी है और 6-7 लेयर में मौजूद है, तो उसका जो कॉस्ट आता है ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए रोज़ाना $200 मिलियन का। तो समझिए $200 मिलियन कितनी बड़ी रकम हो जाती है, और इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो रकम और बढ़ जाएगी। उसके बाद जो कॉस्ट पर इंटरसेप्टर है, यानी एक मिसाइल आता है और सिर्फ एक मिसाइल को रोकने के लिए जो एक इंटरसेप्टर लॉन्च होता है मिसाइल से या कह लीजिए डिफेंस सिस्टम से, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो $7 लाख से $4 मिलियन
डॉलर तक। 7 लाख डॉलर या 4 मिलियन मतलब 40 लाख डॉलर। तो एक इंटरसेप्टर का इतना कॉस्ट आता है जो एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च होता है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल जिस जहाज़ का इस्तेमाल कर रहा है वह है F-35 अमेरिका का जहाज़ है। तो इस F-35 का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट है तकरीबन $10,000 पर आवर, यानी 1 घंटे में 10,000 खर्च होता है इस जहाज़ को ऑपरेट करने के लिए। और ये जो टोटल मंथली कॉस्ट है वो 12 बिलियन हो जाएगा। तो अगर 1 महीने तक ये जंग चलती है इजराइल और ईरान के दरमियान में तो इजराइल का जो खर्च होगा वो $12 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। और 12 बिलियन जो है बहुत बड़ी रकम हो जाती है। कई बड़े बड़े मुल्कों का जो सालाना बजट है वो इतना नहीं होता है, $2-3 बिलियन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद एक और खर्च है रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इजराइल में बहुत सारी जो इमारतें हैं वो तबाह हो चुकी है। तकरीबन 200 से ज़्यादा इमारतें, बड़े बड़े कंपाउंड, बड़े बड़े टावर जो हैं वो ज़मीन दोज़ हो गए हैं या कुछ ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है और वो रहने के लायक नहीं बचा है। उसको गिरा करके डेमोलिश करके दोबारा ही तामीर करना होगा। इस पोजीशन में वो नहीं है कि उसकी मरम्मत की जाए और दोबारा उसमें रहना शुरू कर दे कोई भी और कम खर्च में काम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसे तमाम बिल्डिंगों की जो तादाद है वो 200 से ज़्यादा इजराइल के पास हो चुकी है। तो उसके रिकंस्ट्रक्शन का, उसकी दोबारा तामीर का जो खर्च आएगा वो भी $400 मिलियन से ज़्यादा, और ये ईरानी मिसाइल से जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से। उसके बाद इजराइल का एक और खर्च है डिस्प्लेस्ड पीपल। इजराइल पर जो ईरान ने मिसाइल से हमला किया है तो इन हमलों की वजह से तकरीबन 5,000 लोग बेघर हो चुके हैं, इधर उधर रह रहे हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये 5,000 का ये जो डेटा दिया है तकरीबन 2 दिन पहले का है। 2 दिन में ये तादाद और ज़्यादा बढ़ चुकी है और तकरीबन 8,000 लोग इन दिनों इजराइल में बेघर हो चुके हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है। और ये सब सरकारी खर्च पर, गवर्नमेंट के खर्च पर अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। पूरी इजरायली आवाम को बंकरों में या शेल्टर हाउस में छुप कर रहना पड़ता है। पिछले दिनों तक वीडियो इजराइल की वायरल हुई और पूरी दुनिया में वायरल हुई। लोगों ने बड़ा तंज भी किया कि दुनिया की आर्मी अपनी आवाम को बचाने का काम करती है, लेकिन ईरान के हमलों के डर से इजरायली आर्मी बंकरों में छुपी हुई थी। दूसरी तरफ ईरान की तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान की आवाम सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है। वो घरों में बैठी हुई नहीं है, ना वो बंकरों में छुपने की कोशिश कर रही है। अब ज़रा सा ये जायज़ा लीजिए कि कितना असर पड़ेगा ओवरऑल। 2025 का जो जीडीपी का ग्रोथ का डाटा है इजराइल का, तो उसमें जो ग्रोथ है वो 4.3% से डाउन होकर 3.6% हो गया है। और ये जो डाउन है इजराइल के जीडीपी में, ये ईरान की वजह से फ़िलहाल नहीं है बल्कि गज़ा की वजह से है। 2023 से गज़ा पर इजराइल का हमला जारी है और जब इजराइल ने गज़ा पर हमला करना शुरू किया तो पूरी मिलिट्री का कॉस्ट आता है। उधर से यमन के जो हौसी हैं वो इजराइल पर मिसाइल दाग रहे हैं। हिजबुल्लाह ने लबनान से लगातार इजराइल पर हमला किया था, तो इजराइल की जीडीपी पर असर हुआ और जो इजराइल की जीडीपी है वो 4.3% से घटकर 3.6% हो गई। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जंग में मुलव्विस था इजराइल और ये अमेरिका के सपोर्ट करने की वजह से तब ये हाल है। अगर अमेरिका बजट ना दे, अमेरिका सालाना पैसा ना भेजे, अमेरिका अपना हथियार फ्री में इजराइल को ना दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सूरत हाल भी होती, बल्कि अभी तक तो दिवालिया और कंगाल हो चुका होता इजराइल। उसके अलावा एक और रिपोर्ट देखिए कि फॉलोइंग द 2023 गज़ा वार इजराइल सफर्ड 20% ऑफ जीडीपी कंस्ट्रक्शन के गज़ा के साथ जब से जंग चल रही है इजराइल की, तो तकरीबन 20% नुकसान का सामना कर रहा है इजराइल अपनी जीडीपी में, जिसका जो टोटल होता है वो 67 बिलियन नुकसान हो चुका है 2025 में। और अगर यही सूरत हाल रही तो 10% का और नुकसान हो जाएगा। उसके बाद जो टोटल नुकसान होगा इजराइल का, उसका डेटा है $400 बिलियन का। यानी अगर ये जंग ईरान और इजराइल के दरमियान चलती रही तो जो इजराइल का नुकसान होगा $400 बिलियन का टोटल नुकसान होगा। और जो नुकसान है बहुत बड़ा है। पर डे जो नुकसान हो रहा है जंग की वजह से वो $725 मिलियन का, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। सिर्फ
48 घंटे में इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए $1.45 बिलियन खर्च किया था, और जो कंटिन्यू लड़ाई चल रही है तो जो मंथली कॉस्ट है उसकी वजह से $12 बिलियन हर महीने खर्च होगा इजराइल का। तो इजराइल की इकनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा, लेकिन इजराइल अपनी इकनॉमी के नुकसान को ज़्यादा नहीं सोच रहा है, महज इस वजह से कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। लेकिन अमेरिका के मौजूदा सदर ट्रंप की जो पॉलिसी है कि अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका के अलावा किसी और की अहमियत अब अमेरिका की नज़र में नहीं रहेगी, किसी और को बचाने के लिए अमेरिका कुछ भी नहीं करेगा। ट्रंप ने लगातार कोशिशें की कि वो इजराइल के जाल से बच जाए। इजराइल और यहूदियों के जाल में, कब्ज़े में पूरी अमेरिका की जो सियासत है, अमेरिका की जो पूरी इकोनॉमी है, उससे अपने आप को बचाने में भी ट्रंप नाकाम है। जब जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया था, जेनोसाइड किया था, तो उसकी भी बुनियादी वजह यही थी कि जर्मनी पे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर, माशी निज़ाम पर यहूदियों का कंट्रोल था और हिटलर के लिए कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद ही हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम शुरू किया और तमाम जर्मन के यहूदियों का कत्ल कर दिया, और उसका ही यहूदियों को फ़ायदा मिलना शुरू हुआ। और यूरोप के वो क्रिश्चियन, वो ईसाई जो यहूदियों को भगा रहे थे, अपने यहाँ रहने की परमिशन नहीं दे रहे थे, ईसाई मज़हब वाले यहूदियों के दोस्त बन गए और दोनों ने मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। मुसलमानों की ज़मीन पर, उनके मुल्क पर कब्ज़ा करने का प्लान बनाया। तो हिटलर ने इसी वजह से यहूदियों का जेनोसाइड और कत्लेआम किया था। अब ट्रंप भी, अमेरिका की हुकूमत भी परेशान है, यहूदियों के चुंगल में लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ट्रंप ने यही कोशिश की थी कि उसके दौरे सदारत में कोई जंग ना हो। ट्रंप नोबल इनाम लेना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ जहां लड़ाई हो रही है वहां वो सुलह समझौता कराए। किसी तरह की लड़ाई को कराने में, अमेरिका की जंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम उन पर ना लगे। और यही वजह है कि शायद अमेरिका इजराइल के शदीद दबाव के बावजूद भी टाइम ले रहा है फैसला करने में क्या उसे ईरान पर हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ट्रंप के लिए बड़ी अहम बात यह होगी कि वो इजराइल को कितना मदद करते हैं, कितना मदद नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका यहूदियों के, सहयूनियों के जाल में इस तरह फंसा हुआ है कि ट्रंप जैसे मजबूत शख्स का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरे सदर की तो बात ही मत कीजिए, जिनके पास इस तरह फैसला लेने की सलाहियत नहीं होती। उसके बाद अल जज़ीरा का मैंने शुरू में तज़किरा किया था कि अल जज़ीरा ने भी एक तज्ज़िया किया है और बताया है कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो किसका कितना नुकसान होगा। टाइटल ही है, इजराइल हैज़ टेक्नोलॉजिकल एज बट ईरान द अपर हैंड इन प्रोलॉन्ग्ड वार, के इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी की वजह से इजराइल का अपर हैंड है। ईरान का जो एयर स्पेस है या ईरान का जो आसमान है, उसके ज़्यादातर इलाक़ों पर यकीनन इजराइल को कंट्रोल हासिल हो चुका है। लेकिन ईरान जो है वो इजराइल से 70 गुना बड़ा है। तो जंग जितनी लंबी होगी, ईरान का उतना ही फ़ायदा होगा और इजराइल का नुकसान होता जाएगा। और यही इस पूरे तज्ज़िया में लिखा गया है, जो मैंने उर्दू में इसका तर्जमा किया है। उसके मुताबिक यह है कि इजराइल को तकनीकी यानी डिजिटल या टेक्नोलॉजी की बरतरी हासिल है, लेकिन तवील जंग में ईरान को ही सबकत है। दोहा इंस्टीट्यूट बराए ग्रेजुएट स्टडीज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर महंत सलोम ने अल जज़ीरा को बताया है कि अगर इजराइल को इस जंग में टेक्नोलॉजी की बरतरी हासिल है, लेकिन ईरान के पास कई ऐसी क़ुव्वतें हैं जो उसे तवील जंग में, लंबी लड़ाई में मजबूत बनाती है। सलोम के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद इजराइल को ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर, एयर स्पेस पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, लेकिन ईरान का रकबा इसराइल से 70 गुना बड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे हथियार भी मौजूद हैं जो इसराइल को हकीकी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो तवील मुद्दत तक ये जंग जारी रख सके। इसलिए इसराइल को या तो फैसला कुन फतह दरकार है या जल्द अज जल्द अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने होंगे। सलूम ने कहा कि हम इस जंग के एक नहायत नाजुक मरहले पर हैं, क्योंकि दोनों फरीक़ैन ने अभी तक इसे बाज़ाब्ता जंग करार नहीं दिया है, लेकिन दोनों तरफ से हथियारों के इस्तेमाल की शिद्दत बढ़ रही है। सलूम ने भी कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास की क़यादत में किए गए हमले के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो सकता है और अब
ईरानी इसी हिकमत अमली को अपना रहे हैं। अगर ये जंग लंबी चलती है तो ये इज़राइल के मफाद में नहीं है। इसराइल ज़्यादा देर तक ये जंग जारी नहीं रख सकता क्योंकि ज़्यादातर इसराइली बंकरों में छुपे हुए हैं और उनकी मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उसके बरक्स सलोम कहते हैं ईरान पिछले 40 सालों से इमरजेंसी मूड में है। ईरान इराक़ जंग के बाद से लबनान और शाम में उसकी जो एक्टिव मिलिशिया मौजूद है, ईरान सख्त पाबंदियों का शिकार है और उसकी मईशत इसराइल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लिहाजा हम दो ऐसे मुल्कों को आमने सामने देख रहे हैं जो एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ हैं लेकिन एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। तो ये अल जज़ीरा का तज्ज़िया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट जारी है या मिलिट्री ऑपरेशन जो किया जा रहा है, तो इसमें अभी भी अपर हैंड ईरान का ज़्यादा है, इज़राइल का नहीं है। भले ही हलाकत की तादाद ईरान में ज़्यादा है, इज़राइल में कम है। मरने वालों की या उसके अलावा ज़ख्मियों की तादाद ईरान में ज़्यादा है, इज़राइल में कम है। लेकिन ईरान ने इज़राइल पर जिस तरह मिसाइल हमला किया है और इज़राइल के कई शहर तबाह हो गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो गई है, वह हमला भी कोई छोटा नहीं है बल्कि एक बड़ा हमला है और बड़ा नुकसान हुआ है। और इज़राइल इस हमले को हमेशा याद रखेगा क्योंकि 14 मई 1948 के बाद से, यानी जब इज़राइल बना उस वक्त से लेकर के पहली मरतबा इज़राइल को किसी ने घर में घुसकर इतना मारा है, उसका इतना नुकसान पहुंचाया है और तमाम अहम ठिकानों को टारगेट किया है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।